स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कई सारे चीजों को देख लिया था, जिसमें स्टॉक स्प्लिट क्या होता है इसके बारे में समझा था, फेस वैल्यू क्या होती है इसके बारे में समझा था, कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स देखे थे जैसे रिकॉर्ड डेट, अनाउंसमेंट डेट, एक्स स्प्लिट डेट, ये सब क्या होता है, सारे के सारे डेट वगैरह के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूँ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू किसे कहेंगे? फेस वैल्यू किसे? कंपनी बनते टाइम ओनर्स लोग जो अपने शेयर की वैल्यू डिसाइड करते हैं, मार्केट में आने के बाद नहीं, कंपनी के बनते टाइम जो शेयर वो होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, मालिक होते हैं, वो लोग जो शेयर की वैल्यू डिसाइड करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, है ना। अब हमने दूसरा कंसेप्ट समझा था फेस वैल्यू के बाद कि डिविडेंड के बारे में, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड से पहले हमने स्टॉक स्प्लिट के बारे में समझा था। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब है? जब इस फेस वैल्यू को, जो भी फेस वैल्यू रहती है ओल्ड फेस वैल्यू, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कंपनी बन रही थी और एक शेयर की वैल्यू रखी गई थी 100 रुपए, ठीक है। बाद में 10 साल बाद कंपनी ने सोचा कि हमें और पैसों की जरूरत है, लेकिन हमारे जो शेयर की वैल्यू अभी मार्केट वैल्यू वो कितना हो गई है? 2000 रुपए हो गई है ना। मार्केट वैल्यू 2000 रुपए, एक शेयर की वैल्यू अगर 2000 रुपए हो गई तो अधिक से अधिक लोग हमारे शेयर खरीद नहीं पा रहे हैं। तब कंपनी क्या करती है? इसके फेस वैल्यू को स्प्लिट करती है। कंपनी कहेगी कि ये फेस वैल्यू जो 100 था, अब उसे हम कर देंगे कितना? मान लो 10 कर देंगे। नहीं, फेस वैल्यू बढ़ेगा थोड़ी, फेस वैल्यू घटता है, ठीक है। फेस वैल्यू 100 है तो 100 से वो घटा करके 10 कर देंगे। और जैसे ही जिस रेशो में घट करके 10 होता है, ठीक है, जैसे पहले 100 था अब 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, तो उसी रेशो में क्या होता है? इस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर गिर जाती है, ठीक है। तो कहेगा कि 100 से 10 हुआ है, कितना? 100 से 10 हुआ है, तो यानी ये कितने गुना गिर जाएगी? 10 गुना गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो 10 है इसका 10 गुना कितना होता है? 100 होता है ना। हाँ, तो जितने गुना फेस वैल्यू नीचे जाती है उतने गुना मार्केट वैल्यू भी नीचे जाती है। तो एक शेयर की वैल्यू इस वक्त कितना हो जाएगी? 200 रुपए। कब? जब फेस वैल्यू डिक्रीज होगी, 100 से 10 हो जाएगी। इसे हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट, इसके बारे में समझाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, जब स्टॉक स्प्लिट होता है तब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कंपनी के शेयर, जब स्टॉक फेस वैल्यू 100 रुपए थी और उस वक्त कंपनी के पास 1000 शेयर थे, मान लो, ठीक है। कंपनी के पास कितने शेयर थे? 1000। तो जैसे ही 100 से 10 होगा तो 10 गुना शेयर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 10,000, ठीक है, 10,000 शेयर हो जाएंगे। और इसमें फिर क्या होता है कि जो जो इंसान इस वैल्यू पर, मतलब कि 2000 पर जिसने शेयर खरीद के रखा होगा, यानी जब फेस वैल्यू 100 रुपए रही होगी और उस टाइम जिसने शेयर खरीदा होगा उसका नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाता है। कब? जब फेस वैल्यू डिक्रीज होता है, यानी 100 से 10 होता है। मान लो अगर 2000 के दाम पर किसी ने 10 शेयर खरीदे होंगे, यानी जब फेस वैल्यू 100 था उस वक्त मार्केट वैल्यू 2000 थी और किसी इंसान ने 10 शेयर खरीदे थे, ठीक है। तो जब फेस वैल्यू 10 हो जाएगी, मार्केट वैल्यू हो जाएगी 200, और इस 10 इंसान का जो 10 शेयर है वो कितना हो जाएगा? 100 शेयर। समझ में आया क्या? इतना क्लियर है? अब ये चीजें एग्जैक्टली कहाँ कहाँ दिखता है, कैसे, उसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे एक कंपनी है शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, ठीक है। इसको हम लोग मनी कंट्रोल या कहीं पर भी जो भी डीमेट अकाउंट है, जो भी, जैसे कि अगर ग्रो है तो ग्रो एप्लीकेशन पर, हर एक जहां पर ट्रेडिंग होता है वहां पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मान लो ये है और मैं चला गया मनी कंट्रोल पर, और यहाँ मैंने लिख दिया शांति इनिशिएटिव,
मैं यहाँ लिख देता हूँ शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, क्या आ गया? और देखो शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव ने क्या किया था, इसकी फेस वैल्यू को डिक्रीज किया था। ठीक है, अभी इसकी जो करंट फेस वैल्यू है ये 1 है। ठीक है, 1 है, लेकिन इसके पहले इन लोगों ने अनाउंस किया था कि अपने फेस वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो अनाउंसमेंट कहाँ पर दिखाएगा? इसमें चले जाते हैं हम लोग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट एक्शन में। ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे तो स्प्लिट पर हमने देखा ओल्ड फेस वैल्यू क्या था 10 और अभी फेस वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, ये जो फेस वैल्यू है ये 1 कब हो जाएगा? 21 जुलाई 2022 को। यानी आज है अगर 26 जुलाई तो 21 जुलाई को जो फेस वैल्यू 10 थी 21 जुलाई से पहले वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और उस वक्त कंपनी के जो शेयर्स थे, शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसमें, ये देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर शांति एजुकेशनल ने क्या कहा कि स्टॉक स्प्लिट करेंगे और 21 जुलाई ये एक्स डेट है। एक्स डेट मतलब एक्सक्लूडेड डेट, एक्सपायरी डेट कह सकते हो या एक्सक्लूडेड डेट, एक्सक्लूडेड या एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी ये फेस वैल्यू की, जो पुरानी फेस वैल्यू 10 है उसकी फेस वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे जब फेस वैल्यू 10 थी तब देखो ये शांति एजुकेशनल के एक शेयर की प्राइस कितनी थी? 1052। ठीक है, 1052। ये देखो कब का है ये है 20/7/2022 का, जस्ट एक दिन पहले 21/7/2022 से, है ना? हाँ, उस दिन 20 को कितना है? 1052। लेकिन जैसे ही 21 आया, 21 तारीख को देखना यहाँ दिखाई दे रहा है 21/7/2022 दिखाई दे रहा है। इस दिन देखो यहाँ एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 110। 110 देखो पहले 1052 थी, अब 10 गुना कम हो गई, 110 हो गई। बात समझ में आया? तो फेस वैल्यू कैसे डिक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है और क्यों डिक्रीज किया जाता है फेस वैल्यू, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, क्या ये कंपनी जिसने अपना फेस वैल्यू 10 से 1 किया है, क्या 1 से भी नीचे जा सकता है? नहीं, कोई भी कंपनी की फेस वैल्यू 1 से नीचे नहीं जा सकती है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने समझाया था कि जब फेस वैल्यू स्प्लिट होता है तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, जैसे कि अगर 10 का 1 करना है तो इसको लिखेंगे 1:10। किस रेशो में? कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपायरी स्प्लिट डेट से पहले जितना भी नंबर शेयर, अगर 1 नंबर ऑफ शेयर्स है तो तुम्हारे पास एक्स स्प्लिट डेट के बाद कितने शेयर्स हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगर वही तुम्हारे पास 10 शेयर है, अगर मैं कहूँ कि अगर तुम्हारे पास 10 शेयर, ठीक है, अगर स्प्लिट से पहले तुम्हारे पास 10 शेयर होते हैं तो स्प्लिट के बाद तुम्हारे पास 100 शेयर हो जाते हैं। बात समझ में आएगा? इतना क्लियर है? इसमें क्या चीज याद रखना है, किसी भी कंपनी की जो जो ये फेस वैल्यू होती है वो 1 से नीचे नहीं जा सकती है। ठीक है, तुम्हारी फेस वैल्यू 100 है, तुम 50 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, लेकिन ये सोचो कि मैं 0.5 कर दूं, 0.9 कर दूं, 0.4 कर दूं, तो ये सब नहीं किया जा सकता है। फेस वैल्यू कभी भी मल्टीपल ऑफ 1 में होगा, जैसे कि 1, 1 × 2, 1 × 3, तो 1, 2, 3 जो रखना है रखो, लेकिन 1 से नीचे नहीं जा सकता। इतना बात क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा था बोनस के बारे में। वैसे ही बोनस में भी हमें कई डेट याद रखने होते हैं। जैसे कंपनियां अपना बोनस कभी कभी क्या करती हैं, डिक्लेयर करती हैं कि अगर तुम्हारे पास जैसे 2 शेयर है अगर, तो कंपनी 1 बोनस देगी तो उसे लिखेगी 1:2, यानी 2 शेयर पर 1 शेयर फ्री। ठीक है, एक बोनस। तो यहाँ जो लिखा है बोनस रेशियो, ये लिखा है 2:5। इसका मतलब क्या है? 5 शेयर पर 2 शेयर फ्री। ये लिखा है 1:5, 5 शेयर पर 1 शेयर फ्री। समझ में आया? ओके, तो इसमें कुछ डेट हमने देखे थे, जैसे एक होता है अनाउंसमेंट डेट कि कब अनाउंस हुआ है,
ठीक है, जैसे कि मान लो कि 17/6/2004 को कंपनी ने अनाउंस किया कि हम बोनस देंगे, तो बोनस देंगे, कितने का बोनस देखो तो उसका रेशियो देखो कि रेशियो क्या है, 1:2। यानी अगर तुम्हारे अकाउंट में 2 बोनस है तो वो कितने हो जाएंगे, उस पर एक फ्री मिल जाएगा, तुम्हारे पास 3 हो जाएगा, 3 शेयर हो जाएगा, है ना। हाँ, अब वो 30 शेयर कब होगा, तो इसमें दो डेट और याद होता है, एक रिकॉर्ड डेट और एक होता है एक्स बोनस डेट। एक्स मतलब एक्सपायरी, एक्सपायरी या एक्सक्लूडेड हमेशा है, तो एक्सपायरी ज्यादा याद रखना आसान है, ठीक है, समझ में भी आता है। एक्सपायरी, बोनस डेट का एक्सपायरी, अगर तुमने जैसे कि अनाउंस हुआ है कब, 7/6/2004 को अनाउंस हुआ था, ठीक है, और 11/8/2004 यानी इससे एक दिन पहले, यानी 10/8/2004 को अगर तुम्हारे अकाउंट में शेयर्स हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, तभी जाकर के तुम इस बोनस के क्या होगे, काबिल हो गए, तुम्हें बोनस मिलेगा, ठीक है, तभी तुम बोनस को एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम ये सोचो कि मैं इस 11 तारीख को शेयर खरीदूं और फिर भी मुझे बोनस मिले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब बोनस डिसाइड किया जाता है देने के लिए, तो उस वक्त भी शेयर्स की वैल्यू गिरती है, जैसे फेस स्टॉक स्प्लिट में हुआ था, है ना, वैसे ही बोनस जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो शेयर की वैल्यू गिरती है, तो लोग क्या सोचेंगे, बोनस का आखिरी डेट है 11 को और 11 को शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, तब मैं अधिक शेयर खरीद लूंगा। तो क्या जो तुम शेयर 11 तारीख को खरीदोगे, 11 तारीख को खरीदा गया शेयर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा कि तुम्हें बोनस मिले, नहीं, तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या कहा है कि तुम 11 तारीख से पहले यानी 10 को खरीद लो और कम से कम 12/8/2004 तक, यानी कि 12 तारीख तक तुम्हारे अकाउंट में उसे होल्ड करके रखो, समझा। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जब तुम अपने शेयर को होल्ड करके रखते हो और उसके बाद तुम बोनस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, तुम्हें बोनस मिल जाता है, समझा। अगर किसी के अकाउंट में मान लो इस रेशो से 1:2 की रेशो से अगर किसी के अकाउंट में 4 शेयर हैं, तो उसे बोनस मिलने के बाद यानी 12 तारीख के बाद उसके अकाउंट में कितने शेयर्स हो जाएंगे, 6 शेयर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 पर 1 है, तो 4 पर 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, तो टोटल उसके पास 6 शेयर हो जाएंगे। तो ये क्लियर, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर, बोनस वाला ये भी समझा दिया था मैंने। और उसके बाद हमने देखा था डिविडेंड, जैसे कई बार हमको पता चलता है कि डिविडेंड कंपनी हर 3 महीने में हो सकता है कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, है ना। कंपनी का रेवेन्यू हुआ, मान लो कि कंपनी का रेवेन्यू हुआ 100 करोड़ का, ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ का हुआ एक साल का कमाई, उसने उसमें से 50 करोड़ रुपए क्या कर दिया, उसका सारा एक्सपेंडिचर निकाल दिया, और जो 50 करोड़ क्या बच गया पैसा, उसे अब डिविडेंड के रूप में बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा, तो जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, समझ में आया? हाँ, तो कंपनी कहती है कभी कभी कि हम 100% डिविडेंड देंगे हर 3 महीने में, ठीक है, हर 3 महीने में हम 100% डिविडेंड देंगे, जैसे कि यह टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील ने यहाँ देखो कितनी बार डिविडेंड दिया है, जैसे कि 2021 की बात करूं तो 5/5/2021 को क्या किया है, डिविडेंड दिया है, ठीक है, उसके बाद फिर 4/5/2022 को डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है कि हम शेयर होल्डर्स को क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो चाहे कंपनियां अगर चाहे तो साल में एक बार डिविडेंड दे सकती है या साल में क्वार्टरली बेसिस पर 3 बार डिविडेंड दे सकती है, जैसे 4 महीने पर, 4 महीने पर एक बार डिविडेंड, 4 महीने पे एक बार डिविडेंड, 4 महीने पे एक बार डिविडेंड। तो कई सारी कंपनियां होती हैं जो क्वार्टरली मंथ बेसिस पर डिविडेंड देती है और कई कंपनियां ईयरली देती है, एनुअल, ठीक है। आप देखो इसमें समझने वाली बात है कि डिविडेंड किस पर दिया जाता है, तो देखो जब, हाँ, 2022 में मतलब कि 4/5/2022, ठीक है, इस 2022 में जो टाटा स्टील थी, टाटा स्टील का जो फेस वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू वो कितना है, 10 है, और टाटा स्टील ने भी स्टॉक स्प्लिट के लिए अनाउंसमेंट किया है और उसका जो अनाउंसमेंट एक्सपायरी डेट है वो है ये 28 तारीख, 28 का, ये 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई। और मान लो कि यहाँ 5वां महीना है, 5वां महीना कौन सा हो जाए, मई, ठीक है, मई।
मई में टाटा ने कहा कि हम 510% क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। 510% किसका, फेस वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का नहीं, शेयर के मार्केट वैल्यू का नहीं, फेस वैल्यू का। अगर फेस वैल्यू 10 है और 10 का अगर मैं 510% निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, 51 रुपया। यानी एक शेयर पर मुझे कितना मिलेगा, 51 रुपए। और वैसे ही अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 शेयर रहेंगे, 100 शेयर, तो तुम्हें फ्री में कितना मतलब कि पैसा मिल जाएगा, 5151 रुपया तुम्हें एक साल में उसका समझ लो ये मिल गया डिविडेंड। ये हिंदी में क्या कहते हैं, लाभांश, लाभ मिल गया तुम्हें, सिर्फ तुम्हें शेयर को होल्ड करके रखने का। ठीक है, बाद में तुम शेयर बेचोगे, जितने पे खरीदे रहोगे। अगर मान लो कि तुमने 100 रुपए पे शेयर खरीदा था, इस वक्त उसकी वैल्यू 900 चल रही है, ये तुम्हारा जो गैप है, ये तुम्हारा प्रॉफिट अलग से दिखाई रहा है। बाकी साल के अंत में तुम्हें 5100 रुपए का ये डिविडेंड मिल ही गया है कि नहीं। इतना इतना जो कि इंटरेस्ट तो हमको जो है 1 लाख का एफडी करके रखेंगे तो नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। ठीक है, ये जो तुम्हें शेयर होल्ड करके रखने पर जो डिविडेंड मिलता है, पैसा मिलता है, इस इनकम को हम लोग कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, बस खाली शेयर खरीद के रख लिए हो, कंपनी काम कर रही है, कंपनी के वर्कर काम कर रहे हैं, सीईओ सीएफओ काम कर रहे हैं, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है तुम्हें घर बैठे बैठे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल जा रहा है। समझ में आया? पैसिव इनकम मतलब तुम इसमें कोई एक्टिव, तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन है क्या, तुमने सिर्फ शेयर खरीद लिया है चुपचाप। क्या तुम जाके कंपनी में, स्टील की कंपनी में स्टील बनाते हो, या उनके जो कि बोर्ड मीटिंग में जाकर के वोटिंग करते हो, नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और जब इंसान काम करके कमाता है, मेहनत करता है, जाकर के गधा मजदूरी करके कमाता है, तो उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। तो तुम एक्टिव हो और उससे आने वाला तुम्हारा इनकम एक्टिव इनकम कहलाएगा। समझा? तो कभी कभी कहते होंगे ना कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसिव इनकम मिलेगा, माला माल हो जाओगे। पैसिव इनकम कुछ नहीं, यही होता है जो कंपनी डिविडेंड देती है। हाँ, कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं। समझ में आया क्या? जैसे मैंने बताया था डिविडेंड जब पढ़ा रहा था, तो उसमें गूगल गूगल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देता है, क्योंकि जब गूगल ने शेयर होल्डर्स से पूछा कि जो मैं डिविडेंड दूंगा तुमको, तुम उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो शेयर होल्डर्स बोले हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम खा जाएंगे। तो गूगल ने कहा कि तब हम तुमको डिविडेंड नहीं देंगे, हम तुम्हारे उसी डिविडेंड को फर्दर इन्वेस्ट करेंगे और तुम्हें और मुनाफा देंगे, तुम्हारे शेयर की और वैल्यू बढ़ेगी। समझा? तो क्या जरूरी है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दे? नहीं, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो बहुत अधिक डिविडेंड देती हैं, तो वो अपने कस्टमर को लुभाती हैं कि लोग ये देखेंगे कि हमको तो हर 3 महीने में डिविडेंड मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं इनका शेयर खरीद लूं। लेकिन इस बेसिस पर कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। शेयर खरीदने के टाइम हमें बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करना पड़ता है, फंडामेंटल वैल्यूज को जानने पड़ती हैं। और उसके लिए अब हम लोग आगे का लेक्चर देखेंगे कि कितने टाइप की पहले ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक पूरा फंडामेंटल क्लियर है जो पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके थे। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कंपनी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एट द लास्ट क्लास जाते जाते हम लोग पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह देखेंगे शेयर मार्केट के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में, जैसे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से अलग किया जाता है, एसआईपी क्या होता है, ठीक है, इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। लेकिन एक एक करके पहले हम इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये डिविडेंड को देख करके ही सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप्स।
अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग बेसिकली शेयर मार्केट में 4 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 4। एक को हम कहते हैं डिलीवरी, दूसरे को कहते हैं इंट्राडे, तीसरे को कहते हैं फ्यूचर और चौथे को कहते हैं ऑप्शन। ट्रेडिंग कितने टाइप की? कौन कौन सी? डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। बात समझ में आई? डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो हम यहाँ पर आज सिर्फ डिलीवरी के बारे में समझेंगे। डिलीवरी क्या होता है, ठीक है, इसमें ट्रेडिंग करने के लिए हमें किन किन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो सारा का सारा सिस्टम इसमें समझते हैं। देखो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि शेयर को जो शेयर्स होते हैं उनको आज खरीद करके एक दिन के बाद, जैसे कि आज खरीद लिया और कल, परसों, नरसों, 1 साल, 1 महीने, 3 महीने, 10 महीने, जब बेचना है बेच दो, वो कहलाएगी डिलीवरी। समझ में आएगा? शेयर को एक दिन से अधिक पर बेचना क्या कहलाता है? डिलीवरी। ठीक है, या हम कहें टू होल्ड शेयर, टू होल्ड शेयर more than 1 day and sell called delivery ट्रेडिंग। एक्चुअली में ट्रेडिंग ना करके इसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर शेयर को एक दिन से अधिक होल्ड करना मतलब अपने अकाउंट में रखना, डीमेट अकाउंट में। अभी मैंने जब हम लोग इकोनॉमिक्स का पिछला अगर लेक्चर देखे तो हमने उसमें बताया था कि शेयर मार्केट में हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक अकाउंट की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? डीमेट अकाउंट। मैं लेक्चर आगे आने वाले जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अच्छा क्या देख करके हमें डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। समझा रहा? हाँ, डीमेट अकाउंट ओपन करने के और अगर हमको आइडिया नहीं रहता है तो उसको ओपन करने के नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन इसमें पहले समझो कि हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर को एक दिन से अधिक होल्ड कर करके उसे बेच देना क्या कहलाता है? डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी। अब देखो कहीं पर भी अगर हम मान लो कि मैं ग्रो एप्लीकेशन यूज करता हूँ, किसके लिए? ट्रेडिंग एप्लीकेशन, इसमें शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन पर चले जाऊं, जो भी डीमेट अकाउंट जहां पर भी रहे, जैसे कई तरीके के मैंने बताया था कि ब्रोकर्स जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कौन से? जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, और एक होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, है ना? तो कुछ याद है? फुल टाइम ब्रोकर, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। हाँ बरोबर। तो उसी बेसिस पे हम लोग जो एप्लीकेशंस होते हैं आज के टाइम पीरियड में, वो कौन से होते हैं? डिस्काउंटेड ब्रोकर। तो उसी में से एक है ग्रो। और मैं अगर ग्रो पर चला जाऊं, ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट है ये ग्रो पर, और इसमें मैं देखूं कि मुझे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, जैसे कि मैं मान लो कि ये JSW स्टील है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा JSW स्टील पर, तो मुझे क्या दिखाई देगा? यहाँ पर देखो, यहाँ है एक बाई है और यहाँ लिखा है सेल, है ना? बाई लिखा है, सेल लिखा है, और यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरी, और इसके बाजू में लिखा है इंट्राडे, है ना? मैं इंट्राडे पर ले जा रहा हूं तो इस वक्त क्या हो जा रहा है? लाल हो जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है क्या? मतलब ये क्या कह रहा है कि जब मार्केट बंद हो जाता है, इस वक्त जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं 5-6 बजे के करीब ले रहे हैं, और मार्केट जो शेयर मार्केट होता है कब से कब तक होता है? हाँ, मतलब 3:30 तक रहता है नॉर्मली। इंट्राडे के लिए 3:15 इनफ रहता है। 3:15 तक तुम्हें बेचना रहता है शेयर को, यानी सुबह 9:15 से 3:15 के बीच में ही तुम क्या कर सकते हो? इंट्राडे।
तो इंट्राडे पर जब आऊंगा तो उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन यहाँ हम समझते हैं डिलीवरी। अब ये जो डिलीवरी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मैं चाहूं तो ये जो प्राइस लिखा हुआ है, जैसे कि इस वक्त जो इस कंपनी का लास्ट प्राइस था आज के दिन वो कितना था 597.75। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर क्लिक करके मार्केट प्राइस पर, जो मार्केट प्राइस कितना है 597.75, इसको मैं चाहूं तो जितने नंबर है, जैसे कि मान लो मुझे 10 खरीदना है, ठीक है, मैं ऐसे 10 डाल करके उसे खरीदूं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अमाउंट नहीं है, दिखा रहा है कि अमाउंट अवेलेबल अमाउंट इज इनफ फॉर ओनली 1 शेयर, यानी मेरे पास जितना अमाउंट है उससे मैं सिर्फ एक शेयर खरीद सकता हूँ। सोचो मेरे पास 10,000 20,000 अमाउंट होते तो मैं इससे आराम से 10 शेयर खरीद लेता कि नहीं, 6,000 अगर रुपया होता तो मैं इससे 5 शेयर खरीद लेता कि नहीं, आराम से 10 शेयर खरीद लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हो, शेयर एनएससी, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। दो दुकानें मैंने बात करी थी, एक होता है बीएससी, एक होता है एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल कितनी कंपनियां हैं? है 15। अरे बाबा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल 1500 से अधिक कंपनियां हैं रजिस्टर्ड, लेकिन उस 1500 में से टॉप टॉप के जो 50 कंपनी होती हैं उन्हें एक इंडिकेटर में दिखाया जाता है कि आदमी देख करके ये पता लगा सके कि आज इस एनएससी में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। उस इंडिकेटर को कहते हैं निफ्टी 50। समझ में आया क्या? तो एनएससी का इंडिकेटर क्या होता है? निफ्टी 50। निफ्टी में कुल टॉप के 50 कंपनियों को रखा जाता है। चाहूं तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूं, कर दिया, हो गया बीएससी। समझा? बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुल कुल कितना 5,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, और इस 5,000 में से टॉप के 30 कंपनियों को रखा जाता है, एक इंडेक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग सेंसिटिविटी इंडेक्स, यानी सेंसेक्स। समझ में आया? हाँ, तो बीएससी में मैंने एनएससी बीएससी सब समझा दिया है, यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो ये जो जेएसडब्ल्यू है ये बीएससी पर भी है, रजिस्टर्ड है, और एनएससी पर भी रजिस्टर्ड है। तो मैं चाहूं तो एनएससी दुकान से खरीद लूं या बीएससी के दुकान से खरीद सकता हूं। समझ में आया? हाँ, तो अगर मैं जैसे कि मेरे पास मैं एक शेयर ऐसे डालता हूँ, ठीक है, एक शेयर करके मैं मार्केट प्राइस पे अगर अभी बाई पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जो डिलीवरी मतलब कि ये शेयर रहेगा वो शेयर मार्केट में चला जाएगा, लेकिन वो मेरे अकाउंट में अभी एग्जीक्यूटेड नहीं दिखाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो कि मैं इसे 5 मार्केट प्राइस में न करके अपने मन का प्राइस कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि जब कल सुबह मार्केट ओपन हो और मुझे लग रहा है कि ये जेडब्ल्यूएस स्टील है ना, कि इसकी वैल्यू कम जाएगी, तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ मार्केट लिमिट लगा देता हूँ और कह देता हूँ जब इसकी प्राइस कम हो, कितना, कम से कम 400, ठीक है, जब इसकी प्राइस 400 आ जाए तब मुझे एक शेयर मिल जाए। मैं ऐसे बाय पर ऑर्डर कर दूं, जैसे क्या लिखा है, लिमिट बाय रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या ये एग्जीक्यूट हुआ है क्या? नहीं। ठीक है, अब इसको देख लेंगे कहाँ, जैसे जो भी प्रोफाइल रहेगा मेरा, यहाँ जाएंगे, हमको दिखाएगा ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, देखो एक तो है ये इक्विटी, ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दो तरीके का होता है, फ्यूचर भी होता है, ऑप्शन भी होता है, और उसके बाद इंट्राडे होता है। इंट्राडे अभी तो यहाँ दिखाएगा नहीं, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट वाले में चला जाऊंगा, या तो यहीं पर देखो दिखाई दे रहा है JSW स्टील क्वांटिटी 1 प्राइस लिमिट है 400, और यहाँ येलो कलर में डॉट दिखा रहा है। तो येलो कलर का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर इन प्रोग्रेस, और ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल ऑर्डर, और रेड कलर अगर आया रहेगा जैसे ऐसे तो मतलब कि ऑर्डर कैंसल हो गया है, अनसक्सेसफुल ऑर्डर। समझ में आया? ओके, नहीं
इसको तो मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया है ये सब, ठीक है, ये सब मैं इंट्राडे में ट्रेड किया हूँ। तो सीख रहा था ना कैसे कैसे इंट्राडे करना है, तब तो आगे जाकर के वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। हाँ, ये मैं ट्रेड किया हूँ, ये करके बताऊंगा कैसे इंट्राडे ट्रेड होता है, ठीक है। तो मैं अब चाहूँ, क्योंकि मुझे नहीं लेना है अभी, मेरे पास पैसा नहीं है, पहले मुझे सीखना है, पूरा सीख लूंगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो मैं इसको यहाँ से क्या क्या कर दूंगा कि यहाँ ऊपर जाकर के मैं चाहूँ तो ऑर्डर कैंसिल कर दूं, या मॉडिफाई ऑर्डर में जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा तो क्वांटिटी बदल सकता हूँ, प्राइस लिमिट बदलना है तो बदल सकता हूँ। बात समझ में आई? तो मुझे अभी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, कैंसिल कर दिया, कंफर्म कैंसिल, ठीक है। तो अब जब मैं कैंसिल कर दिया तो रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल चला गया है, ऑर्डर कैंसिल हो गया, ठीक है। और वो फिर मैं देखूंगा तो मेरे जो फंड रहेगा, फंड में मेरा पैसा वापस दिखाने लगा, ठीक है। यहाँ अभी देखो लाल हो गया ना, लाल का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया है, ठीक है। हाँ, रेड का मतलब ऑर्डर कैंसिल हो गया, अभी तो मैंने कैंसिल किया ना। हाँ, तो रेड का मतलब ऑर्डर कैंसिल, अगर ग्रीन रहता है तो ऑर्डर सक्सेसफुल, और पीला रहेगा तो ऑर्डर इन प्रोग्रेस, ठीक है। क्योंकि अभी अभी मार्केट बंद हो चुका है, तो इस वक्त जो मैंने ऑर्डर किया, इस ऑर्डर को कौन से टाइप का ऑर्डर कहा जाएगा, क्या AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इसके बारे में मैंने बताया है। जब मैं मार्केट आवर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक जो ऑर्डर करते हैं तो मार्केट आवर ऑर्डर होता है। उसके बाद भी अगर किसी को लंबे समय के लिए शेयर को होल्ड करना रहता है तो क्या कर सकता है, मार्केट क्लोज होने के बाद भी ऑर्डर कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। समझ में आया क्या? तो ये चीज समझ में आ रहा है, लाइक जो डिलीवरी होती है, क्या डिलीवरी का शेयर अभी खरीद करके आज ही बेचना पड़ता है? नहीं, आज खरीदो, आज के बाद तुम्हें जब बेचना है बेचो। समझा है क्या? हाँ, अब देखो, डिलीवरी जब हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं तो जितने भी ये ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स का अपना अपना चार्जेस होता है, हर ब्रोकर्स का, ठीक है, हर ब्रोकर्स का अपना अपना चार्जेस होता है। तो डिलीवरी के लिए अलग चार्ज होता है और इंट्राडे पर अलग चार्ज होता है। मेनली देखा जाता है कि जो इंट्राडे में जो हम ट्रेड करते हैं तो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस कम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर मैं देखूं कि चार्जेस कहाँ, ठीक है, मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं यहाँ नीचे चला जाता हूँ ग्रुप के, और यहाँ मैं देखूँ कैलकुलेटर्स, ठीक है, कैलकुलेटर्स में अगर मैं जाकर के चार्जेस कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, जैसे मान लो ब्रोकरेज है, ठीक है, ब्रोकरेज पर जाकर के अगर मैं यहाँ देखो ये लिखा है, पहले तो इक्विटी, इक्विटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स को हम क्या कहते हैं, जब एक से अधिक शेयर हो जाता है तो उसे हम इक्विटी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये सारा का सारा चीज है, तुम चाहे इस पे करके चेक कर लो, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर करके चेक कर लो, इक्विटी डिलीवरी करके चेक कर लो। क्योंकि हम लोग इक्विटी डिलीवरी पढ़ रहे हैं तो समझते हैं कि अगर मैं ये क्वांटिटी कहाँ से हम खरीद रहे हैं, एनएससी से, एनएससी से अगर हम 50 शेयर खरीदते हैं और एक शेयर की वैल्यू अगर कितनी होती, मान लो कि 100 रुपए पर खरीदा और मैं उसे अगर बेचता कितने पर, 150 रुपए पर, तब हम देखते हैं 100 रुपए पर जो कि खरीदा था बाई प्राइस और सेल प्राइस 150 पर, तो हम देखेंगे हमको 12,500 का फायदा होगा, ठीक है। हाँ, ये कैलकुलेशन, और ये पूरा तुमको अगर जैसे कि कैलकुलेट करना रहे कि अच्छा मैं इतना शेयर है मेरे नंबर पर, इतना शेयर है, इस वक्त वैल्यू इतनी चल रही है, तो अगर मैं आगे चल करके 10 रुपए प्रॉफिट लेकर के, 50 रुपए प्रॉफिट लेकर के अगर मुझे बेचना है तो मेरा कितना चार्जेस लग जाएगा उस पर, वो सारा कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेटर है इसका। वैसे गूगल पे डालेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर तो दुनिया भर के दिखा देता है ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 12,500, ठीक है, 12,500, यानी इस पे हमने
₹50 का क्या लिया था, एक शेयर पर बेनिफिट लिया था, प्रॉफिट लिया था, और मेरे पास टोटल शेयर कितने थे, 50, है ना। तो 50 कूटते 50 कर लेंगे तो 5×5 = 25, यानी हमें 2500 का क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट दिखा रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस रहता तो यहाँ माइनस में दिखाता, और प्रॉफिट है तो 2500 प्रॉफिट में दिखा रहा है। अब इस 2500 प्रॉफिट में से टोटल जो चार्जेस है वो 21.64 कट गए हैं, ठीक है, 21.64, जिसमें से ग्रो के चार्जेस है ₹6, और नॉन ग्रो चार्जेस मतलब कि जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, एक्सचेंज चार्ज है, सेबी का टर्नओवर फी है, जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये सब थोड़े थोड़े चार्जेस लगते हैं। ज्यादा कौन लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, समझ में आया। लेकिन यही सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस इंट्राडे में और कम हो जाएगा। देखो जैसे मैं इंट्राडे पे कर दूं, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस इंट्राडे, अब देखो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज कितना हो गया, ₹2, और इक्विटी पर कितना था, 13। फर्क समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इक्विटी में ना हमें रिस्क बहुत कम होता है। जैसे आज मान लो तुमने खरीद लिया प्राइस ₹100 में, और कल देखा प्राइस ₹90 हो गया। इक्विटी 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 में प्राइस ये ज्यादा, मतलब कि प्राइस ज्यादा रहता है, क्यों, इसके पीछे वजह है कि इक्विटी में रिस्क कम रहता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि आज तुमने मंडे है, मंडे को तुमने मान लेते हैं मंडे को तुमने एक शेयर मतलब 10 शेयर खरीद लिया है, उसकी एक शेयर की वैल्यू थी ₹100, एक शेयर की वैल्यू ₹100 थी। तुमने सोचा कि मैं कल बेचूंगी, और कल देखा अरे शेयर की वैल्यू तो ₹90 चली गई, तो तुम कल नहीं बेचोगी। फिर तुम वेट करोगी कि कब शेयर की वैल्यू बढ़े, है ना। तो जब शेयर की वैल्यू 10 दिन में बढ़े, 20 दिन में बढ़े, 1 महीने में बढ़े, तो जब अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा ₹10, ₹5, ₹20 का, तब ले जाकर के तुम बेचोगी, यानी वहां पर तुम्हें प्रॉफिट फिक्स्ड है, ठीक है। 10 दिन 1 महीना, अरे ऐसा तो है नहीं ना, कंपनी जिंदगी भर नीचे ही जाएगी, उसका प्राइस कभी ना कभी ऊपर तो आएगा ही, है कि नहीं। महीना 2 महीना तक रुक करके जब तुम बेचोगे तो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम है, प्रॉफिट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए चार्जेस यहाँ पर जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम इंट्राडे में जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि इंट्राडे में कैसा होता है, आज ही खरीदो, 9:15 से मार्केट खुल गया, 3:15 तक का तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें इसी के बीच में जो ट्रेड करना है कर लो। अगर 3:15 के बाद 3:15 तक तुमने अपना जो है ये शेयर नहीं बेचा, तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये ब्रोकर्स ऑटोमेटिकली मार्केट मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही होती है उस शेयर की, वो उस पे तुम्हारे शेयर को बेच देंगे। तुम्हें प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर से क्योंकि ये ब्रोकर्स ने तुम्हारे शेयर को बेचा है, ये ब्रोकर्स तुमसे अलग से चार्जेस मारते हैं 50 से 100 रुपए के बीच में। कुछ कुछ ₹50 मारते हैं, कुछ कुछ 100 ज्यादा भी मार सकते हैं। ₹50 अलग से चार्जेस, तुम्हारा अगर घाटा हुआ तो घाटा, ऊपर से जीएसटी अलग से। इसलिए इंट्राडे के दिन जब तुम ट्रेड करते हो तो तुम्हारा जो ये चार्जेस होता है ये कम होता है, ठीक है। यहाँ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ रिस्क ज्यादा है। आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। मान लो तुमने 100 पर खरीदा और आज मार्केट चला गया 90 पर, और दिन भर अगर आज 90 पर रहा, तो तुम्हें तो हर शेयर पर ₹10 का घाटा हो गया, है ना। तो इसीलिए ये इंट्राडे ज्यादा रिस्की होता है, और ज्यादा रिस्की होने की वजह से यहाँ सिक्योरिटी चार्जेस कम होते हैं। बात समझ में आया क्या। अब देखो ये जो सिक्योरिटी चार्जेस और ब्रोकरेज जो चार्जेस होते हैं ना, ये डिपेंड शेयर के वैल्यू पर भी करते हैं। अगर शेयर की वैल्यू कम है ना, तो तुम्हें ये ब्रोकरेज कम आएगा। जैसे ग्रो का चार्ज इसमें कितना दिखाई दे रहा है, ₹6। अगर मैं इस शेयर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे मान लो मैं टाटा स्टील का खरीदता हूँ, टाटा स्टील की प्राइस चल रही है ₹900 पर शेयर, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू 900 कर दे, देखो 900 पर मैं खरीदा, और मान लो कि मैं 910 पर बेच देता, ₹10 का प्रॉफिट लेके 50 शेयर पर। यहाँ देखो ग्रो का चार्जेस कितना हो गया, ₹40। समझ में आ रहा है। हालांकि जितने भी ब्रोकर्स होते हैं ये वाले
एप्लीकेशन वाले, उन लोग का मैक्सिमम चार्जेस रहता है 40 रुपए। एक्चुअली में 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन होता है। कब? जब तुम्हारा शेयर नंबर ऑफ शेयर्स अधिक होता है। वैसे या तो 0.05 परसेंटेज या तो 0.03%। खैर ये सब जब मैं डीमेट अकाउंट के बारे में बताऊंगा ना तो उसमें दिखाऊंगा पूरा पूरा। अभी एक रफली आइडिया मिल रहा है कि नहीं कि खतरनाक ज्यादा कौन है, इक्विटी डिलीवरी वाला इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे वाला ट्रेडिंग? इंट्राडे ज्यादा रिस्की होता है। इसमें अगर तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, स्मार्ट मूव नहीं पता है, किस तरीके से एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये सब नहीं पता है तो इंट्राडे में तुम्हारा पैसा डूबेगा डूबेगा, ये गारंटी है। इसलिए इंट्राडे करने से पहले सीखो। लेकिन अगर इक्विटी डिलीवरी करना है तो थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस करो और शेयर खरीद करके छोड़ दो, जब प्रॉफिट हो तब शेयर को बेच दो। इतना क्लियर हुआ? इक्विटी डिलीवरी क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इक्विटी डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या एनालिसिस करनी पड़ती है। हमने ये तो देख लिया इक्विटी डिलीवरी हमें कैसे खरीदना है, ये समझ में आ गया ना। अब इक्विटी डिलीवरी करने के लिए मान लो कि मुझे टाटा स्टील का क्या करना है, ये मैंने बताया ना 900 पर चल रहा है, और टाटा स्टील का क्या करना है, मुझे शेयर खरीदना है। इसके लिए डिलीवरी के लिए, डिलीवरी मतलब आज खरीदूंगा और आज के बाद जब मन करेगा तब बेच दूंगा। क्लियर? प्राइस कितना है? 900 चल रहा है। मैं चाहूं तो लिमिट लगा करके मुझे अगर 900 पर खरीदना है तो 900 पर खरीदूं, जब वैल्यू 900 आ जाएगी तो खरीदा जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं खरीदा जाएगा। समझा? तो किस कंपनी का मैं शेयर लूं, ये बात कैसे पता चलेगा कि मुझे लॉन्ग टर्म वो क्या दे, फायदा दे? तो इसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करने होते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे मोस्टली क्या हो जाता है कि जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं उसमें कंपनी का डिटेल दे देता है। जैसे ग्रो जो है ना, उसका बहुत मस्त प्लेटफॉर्म है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर हमें कंपनी का पूरा डेटा मिल जाता है। जैसे मैं मान लो कि ये मैं, ठीक है, JSW स्टील का खोल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पर मुझे सारा डिटेल दे देगा कि जैसे जैसे कंपनी का जो ओपनिंग प्राइस था आज के दिन में कितना था, प्रीवियस कल का कितना क्लोज हुआ था, कितना शेयर बिका खरीदाया, ठीक है, कंपनी की इस शेयर की वैल्यू टोटल कितनी है, ये दिखा देगा। लेकिन हमें ये तो इंट्राडे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स, ठीक है, यहीं पर हमें फंडामेंटल्स मिल जाता है कि कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, 1,40,604 करोड़। ठीक है, ये पीई रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पीई रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी क्या होता है, आरओई क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, यानी डिविडेंड कितना % दे रहा है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये सारा का सारा चीजों के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। समझ में आए? उसके बाद ऊपर से हमें देखना पड़ता है फाइनेंशियल में कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा होता है यानी कंपनी ग्रोथ कर रही है, और मैं अगर उसका शेयर खरीदूंगा तो फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी और मेरे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे फायदा होगा। तो उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं कि भैया कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी को घाटा होते जा रहा है। अगर कंपनी को घाटा हो रहा है तो मैं शेयर क्यों खरीदूं, जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं, है ना। उसके बाद नेट वर्थ देखा जाता है कि टोटल जो सब बेच के टोटल वैल्यू कितनी होती है कंपनी की, तो उसमें कंपनी का नेट वर्थ देखो ज्यादा है कि कम है, बढ़ता जाएगा तो अच्छी बात है नेट वर्थ, ठीक है, कम होता जाएगा तो मतलब कंपनी घाटे में जा रही है, उसका हम शेयर क्यों खरीद के होल्ड करें, है ना। ठीक है, ये सारी, ये तो क्वार्टरली हो गया। ईयरली भी यहाँ पर देख सकते हैं सारा। अगर हम ईयरली देखें तो ईयरली क्या होते जा रहा है, इसका नेटवर्थ बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट अगर देखे तो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। रेवेन्यू अगर देखे तो रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है ईयरली बेसिस पर। क्वार्टरली मतलब 3 महीने, जैसे जून हो गया, सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, मार्च हो गया, जून, इधर 2022 हो गया। समझ आ रहा है क्या? तो 4-4 महीने पर, जून, सितंबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च, फिर जून, सितंबर, ऐसे 4-4 महीने पर देख लेने का। उसके बाद ईयरली भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी में पूरा का पूरा दे देता है कि भाई ये कंपनी कब बनी थी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, उसके बाद इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या, इसके और कौन कौन से हैं, जैसे कि JWS ग्लव्स है, नियो स्टील है, और अलग अलग कंपनियां इसके क्या है, बोलते हैं ना कि एक कंपनी के
एक हाथ है, हाथ की कई सारी उंगलियां हैं, इसको समझ सकते हैं कि मेन कंपनी कौन है, हाथ, और उसकी उंगलियां ब्रांचेस, अलग अलग सेक्टर्स में और कहाँ इन्वेस्ट करती है कंपनी। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग का हमें पैटर्न देखना पड़ता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स, प्रमोटर माने मालिक, ओनर्स, ठीक है, प्रमोटर्स, उनके पास सबसे अधिक शेयर है कि दूसरे लोगों के पास है। पता चला किसी चाइनीज फर्म है, उन लोगों ने सबसे अधिक इन्वेस्ट करके रखा है, उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट कर दें और चाइना पूरा डुबा दे, उसको अक्वायर कर ले जाए, क्या फायदा है। तो हमें देखा जाता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास कम से कम 45% शेयर उनके पास रहे तो कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करें, है कि नहीं। उसके बाद और क्या देखा जाता है कि इससे रिलेटेड अगर इसमें स्टॉक देखेंगे तो देख सकते हैं। बाकी इतना सारा चीजें तो हम यहाँ इस ग्रो वाले एप्लीकेशन में पूरा देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन का उतना खास उतना दिखाता नहीं है, लेकिन अगर जैसे तुम्हें अलग से देखना है तो कहाँ देखोगे, तो सिंपल सी बात है, चले जाने का इस पे जाएंगे, मनी कंट्रोल। हाँ, मनी कंट्रोल पर जाओ और जो कंपनी था JSW, जिस कंपनी में तुम्हें चेक करना है, JSW सर्च करके यहाँ पर देख लो, ये JSW स्टील है, एनर्जी है, होल्डिंग्स है, स्पात है, स्टील है, जो भी चाहिए। तो मैं JSW स्टील देख रहा था, उसको क्लिक करो। जैसे स्टील क्लिक कर दूंगा उसका सारा डेटा यहाँ दिख जाएगा। NSE BSE में क्या प्राइस चल रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा नीचे आ जाएंगे तो ओवरव्यू में यहाँ दिखा देगा जो मैंने पहले दिखाया, ओपन क्लोज वॉल्यूम, ये सब, वीक लो हाई, फेस वैल्यू क्या है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि अभी बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर इसमें यहाँ सब टर्मिनोलॉजी समझाने लगा तो। उसके बाद यहाँ दिखाई देगा मार्केट कैपिटल कितनी है कंपनी की, डिविडेंड कितना देता है। ठीक है, ये सारा। उसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, तो हम आकर के फाइनेंशियल में चले जाओ। फाइनेंशियल में आकर के जैसे पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि भाई कंपनी को सालाना प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू, ये है रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट पर क्लिक करूंगा तो हमें प्रॉफिट दिख जाएगा कि हर साल प्रॉफिट धीरे धीरे कंपनी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो हर साल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो जब टर्मिनोलॉजी सारा समझा दूंगा तो एक बार इसको पूरा बता दूंगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आकर के सारा का सारा चीज हम लोग चेक कर सकते हैं। इतना क्लियर है? ओके, अब देखो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक नॉर्मल सा आइडिया लगाने वाली बात है कि देखो ऐसी कंपनी खोजो जिसका प्रोडक्ट ना रोज मतलब इंसान बंद न कर पाए। जैसे कोई कंपनी है जो मान लो पार्ले जी है, बिस्किट बना रही है। ठीक है, पार्ले जी के बारे में हमने सुना है, जब हम पैदा हुए थे तब से हम लोग पार्ले जी को खा रहे हैं। क्या पार्ले जी अभी बंद हो गई? आती है, लोग अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से कोई कंपनी है तेल बनाती होगी, कोई कंपनी है जो है शुगर बनाती होगी। ऐसी ऐसी कंपनियां ढूंढो बेसिकली जिनका यूजेस कभी खत्म ना होने वाला हो डे टू डे लाइफ में। समझे क्या? अगर वैसी कंपनियों को हम लोग ढूंढ करके उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में क्या होगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या रखना है कि फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना सीखो। जैसे कि देखो कि करंट टाइम में ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इसमें 4G का जमाना चल रहा है, अब धीरे धीरे 5G की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ऐसी टेलीकॉम कंपनी देखो जिसका दबदबा बहुत है, जैसे जियो। अगर हमको ये पता है कि मार्केट में जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर जियो है, तो जियो अगर 5G की बिडिंग हो रही है, 5G की बिडिंग जीत जाती है, तो जियो की जो कंपनी की वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी, है कि नहीं, है ना। तो अगर हम अभी जियो के इसमें शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें तो आने वाले महीने 6 महीने में जैसे ही बिडिंग हो जाएगी, जैसे आज बिडिंग होने वाला था 5G का, है ना, तो जिसको मिल जाएगा, अगर जियो को मिल गया तो उसकी प्राइस धकाधक बढ़ेगी, या एयरटेल को मिल गया तो एयरटेल की प्राइस बढ़ेगी। तो थोड़ा सा न्यूज का एनालिसिस करना कि अच्छा कौन सी कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर रही है या फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग कर रही है। दूसरी चीज, जैसे गवर्नमेंट का कोई डिक्लेरेशन आता, जब बजट आता है उस वक्त देखने का, बजट के टाइम पीरियड में देखो कि क्या कोई कंपनी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि हम इस सेक्टर को इतना पैसा अलॉट करेंगे।
जैसे कि जब इस साल का बजट आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जो पुरानी गाड़ियां हैं लोग अगर उसको ला करके स्क्रैप करवाएंगे तो गवर्नमेंट उसमें क्या देगी, इंसेंटिव देगी, है ना। आया था कि नहीं न्यूज। हाँ, तो अब सोचो गाड़ी, जैसे ही गाड़ी आएगी अगर लोग पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करेंगे तो नई गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी, और गाड़ी बनाने वाली जो भी कंपनी होगी, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, दूसरे मारुति सुजुकी हो, इन महिंद्रा हो, इन सब का डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अगर इसमें हम लोग जब अनाउंसमेंट होने वाला था उससे पहले या उस टाइम पे हम लोग शेयर लिए होते हैं तो धीरे धीरे महीने 2 महीने 4 महीने में उनके शेयर हाई रिकॉर्ड आसमान पे जाते और हमें प्रॉफिट होता, हम लोग बेच करके पैसे आराम से कमा सकते थे। समझ में आया। तो इक्विटी डिलीवरी क्या होती है ये मोटा मोटा एक समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो ये जो इक्विटी डिलीवरी है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ डिलीवरी, कुछ कुछ एप्लीकेशन में यहाँ पर लिखा रहता है CNC। क्या लिखा रहता है, यहाँ डिलीवरी नहीं लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहेगा CNC। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी। क्या होता है, कैश एंड कैरी, यानी कि खरीद लो और कुछ दिन तक होल्ड करके रखो। इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, डिलीवरी है। ठीक है, तो कुछ कुछ एप्लीकेशन के चोचले रहते हैं तो डिलीवरी नहीं CNC लिखेंगे। समझ में आया। हाँ, तो अगर कहीं किसी एप्लीकेशन में तुम्हें CNC दिखाई दे उसका क्या मतलब हो जाएगा, डिलीवरी है। ठीक है, डिलीवरी, डिलीवरी का कंसेप्ट समझ गया, कहां पर इन्वेस्ट करना है ये चीज समझ में। ठीक है, अब जो फंडामेंटल्स है लाइक ये मार्केट कैप, PE रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री PE क्या होता है, डेट टू इक्विटी, ROE क्या होता है, EPS क्या होता है, डिविडेंड तो बता ही चुका हूँ, बुक वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू बता ही चुका हूँ। ये सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी क्लियर।